हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, CFAFS का, इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। ये नोटिफिकेशन है 2024 का, जो एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन होता है उसके बारे में। कांस्टेबल की पोस्ट होती है, CAPFS है। इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है, और उसके अंतर्गत भी जो SSF है और जो असम राइफल है उसकी भी वैकेंसी इसमें ऐड कर दिया है, जिसमें जो सबमिशन के बारे में ड्यूरेशन दिया हुआ है। इसमें 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो ऑनलाइन रिसिप्ट की है, रिसिप्ट ऑफ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की डेट दी हुई है 1 जनवरी 2024 की, और टाइम भी इसमें दिया हुआ है रात के 11 बजे का। ठीक है, उसके बाद डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर जो करेक्शन के लिए है, करेक्शन के लिए डेट दी हुई है 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2024 तक। और ये जो CBE होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है ये फरवरी मार्च का दिया हुआ है 2024 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रीजन के बारे में बताया कि टोटल 13 रीजनल लैंग्वेज हैं, और कुछ चीज़ें जो स्टार्ट में दिया हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कि जब ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद ये PST होगा। PST मतलब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद में PET है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, और उसके पहले सबसे पहले तो क्या होता है कि रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट के बाद में ये PST PET और मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब बाद में होता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके पे स्केल के बारे में, है ना। पे स्केल इसका होता है जो लेवल 3 का है, ये 21,700 से 69,100 का। और इसकी वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी इसमें दिया हुआ है BSF की, है ना। BSF की, इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी दी है इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जो SC कैटेगरी के लिए ये 735 पोस्ट दिया है, ST कैटेगरी के लिए ये 467 पोस्ट दिया है, OBC के लिए 1028 पोस्ट है, EWS, है ना। ये जो होता है EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर 1025 पोस्ट इसके लिए दिया हुआ है। ये EWS मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्थिक स्थिति पर आधारित ये अलग से श्रेणी बनाई गई है EWS। उसके बाद एक है अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, तो ये है 1956 पोस्ट है, और EWS का 1025 पोस्ट है। ये टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए BSF के लिए वैकेंसी है 5211। उसके बाद BSF में ही जो फीमेल कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 138 है, ST के लिए 83 है, OBC के लिए 199 है, EWS के लिए 181 है, अनरिजर्व के लिए 362 है। टोटल वैकेंसी जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है 963, और BSF की मेल और फीमेल कैंडिडेट मिलाकर जो वैकेंसी है टोटल 6174 वैकेंसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं CASF, है ना। CASF के बारे में
ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स है एसएससी के लिए, एसएससी के कितने एसएससी के टोटल है 1506 पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए 294। तो इस टाइप से ये चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें मैं बता दूं, एक सीआईएसएफ के लिए जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है 9913, और वैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी है 1112। तो यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल मिला के वैकेंसी कितनी है 11025। वैसे ही ऊपर हमने देखा कि बीएसएफ के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है 6174। उसके बाद सीआरपीएफ जो फोर्स है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट है कितनी, केवल मेल की 3266 और फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है 71। ये दोनों टोटल करने के बाद में सीआरपीएफ की टोटल पोस्ट हो जाती है मेल प्लस फीमेल की, ये 3337 पोस्ट है। उसके बाद आगे एसएसबी के लिए दिया हुआ है, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है ये 593 पोस्ट है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 42 पोस्ट। तो टोटल जो एसएसबी की पोस्ट है मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट्स की 635 पोस्ट है। आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पर ये इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के जो टोटल पोस्ट है ये 2694 है, और फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है 495। तो मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 3190। उसके बाद में एआर का फुल फॉर्म होता है असम राइफल, है ना। असम राइफल के लिए मेल कैंडिडेट्स की टोटल पोस्ट है 1448, और वैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट कितनी है 1490। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 42 है, और टोटल मिला के मेल प्लस फीमेल की 1490 है। एसएसएफ की बात कर ले तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए एसएसएफ के लिए 222 है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है टोटल 74 है। तो यहाँ पर मेल प्लस फीमेल की मिला के है 296 पोस्ट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सभी फोर्सेस की, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, तो इनकी टोटल वैकेंसी मिलाकर कितनी हो रही है 26,146 पोस्ट है। इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इनकी। एक तो ये चीज़ है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट, हाँ एज लिमिट की बात कर लें, यहाँ पर जो एज लिमिट दिया हुआ है ये 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये तो सभी के लिए, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है कि जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के बंदे हैं तो ये इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कि मतलब जो एसटी एससी कैंडिडेट है वो टोटल 23 और ये 5 मतलब टोटल 28 साल की एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके 28 वर्ष है इस डेट तक, किस डेट तक, ये 1 जनवरी 2024 तक यदि 28 साल के हैं तब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है 3 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का मतलब 23 और ये 3 हो जाएंगे 26, तो 26 साल तक ओबीसी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन जो है उनके लिए भी 3 साल का, ये इसमें दिया हुआ है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज rendered from the actual age as on the date of इरेक्नोम, ये लिखा है कि डेट ऑफ रिकॉनिंग। ठीक है, उसके बाद तो ये स्पेशली मैं बता दूँ, ये एक सर्विसमैन क्या होते हैं कि जो आर्मी एयरफोर्स नेवी से जो रिटायर्ड बंदे होते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, है ना। तो इसके बाद देखते हैं, बाकी आप ये देख सकते हैं कि आगे कुछ कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरी में तो आप नहीं आते होंगे, तो आगे जनरल कैंडिडेट की बात कर लें, जनरल ओबीसी और एसटी एससी की। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं
ये मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो आप फॉर्म फिल करने के पहले एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं कि इसमें 10th पास होना चाहिए, ठीक है। आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एनसीसी के सर्टिफिकेट के बारे में क्लासिफाई किया है इसने, कि एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है इसके लिए जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, जो एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क है तो उसका 5% आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। एनसीसी का यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, और ये जो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होने पे आपको 2% ऐड हो जाएगा आपके मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, और स्पेशली जो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है कि रीजन्स बटे हुए हैं, ये इसके पहले देख चुके हैं, तो टोटल 13 रीज़न होंगे इसमें, टोटल 9 रीज़न दिए हैं ना। तो यहाँ पर स्पेशली किन की बात कर लें, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर देखिए ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि इनके लिए है भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन। ये जो सारे के सारे सेंटर है ये एमपी में आते हैं, और बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग, भिलाई है, ये क्या है, ये तीनों जो सेंटर है ये छत्तीसगढ़ के सेंटर हैं। तो जो एमपी और सीजी के जो है छत्तीसगढ़ के, ये बंदे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन का स्कीम है, एग्ज़ामिनेशन का जो स्कीम है ये दिया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें, और इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वाला पोर्शन है, ये आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और ये 40 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का होगा, मतलब जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। जो इसका पार्ट सी है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है और टोटल क्वेश्चन 20 है और ये 40 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट डी है, ये लैंग्वेज का पेपर होता है, जो 4th वाला पार्ट, ये इंग्लिश या फिर आप हिंदी ये सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम में, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 80 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क रहेगा ये हो जाएगा 160 का, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बारे में आप देख सकते हैं, इसमें टॉपिक दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद दिया हुआ है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये पीएसटी और पीईटी के लिए क्या होता है, जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो जो जितनी वैकेंसी है उससे कुछ ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं पीएसटी के लिए और पीईटी के लिए, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके नीचे डिटेल भी दिया हुआ होगा। चलिए ये दिया है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है। जो एफिशिएंसी टेस्ट है, एफिशिएंसी टेस्ट में इसमें क्या होता है कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है मेल कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली रेस की बात कर रहे हैं,
5 किलोमीटर की जो रेस है उसके लिए आप 24 मिनट दिया जाता है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर है उसके लिए 8.5 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाँ इसमें दिया हुआ है कि फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये जो लद्दाख रीजन के हैं उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है ना। और जो लद्दाख रीजन के अंतर्गत आते हैं उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा कम कर दिया गया है, तो 1.6 किलोमीटर इनके लिए। हाँ, ये जो बंदे हैं मेल कैंडिडेट्स के जो हैं ये 1.6 किलोमीटर 7 मिनट दिया हुआ है इसके लिए 1600 मीटर के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर दिया हुआ है और उनके लिए टाइम है 5 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, पीएसटी में होता क्या है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट दी हुई है, पीएसटी में जनरली क्या होता है, हाइट और चेस्ट मेज़र होता है और वेट चेक होता है, 3 चीज़ें। तो हाइट में दिया हुआ है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कैटेगरी वाइज अलग अलग रीज़न के लिए हाइट का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद ये चेस्ट के लिए जो है, चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम जो एक्सपांसन है, मतलब जो फुलाव है सीने का, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इनिशियली तो आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा है चल जाएगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, और सीना फुलाने पे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, मतलब 85 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं बाकी कुछ लोकेशंस हैं उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ दिए हुए हैं टेबल में। आगे वेट चेक होता है, तो वेट जो है उनका एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, है ना। या यदि चार्ट होता है इसका एक, तो उसको आप गूगल पे सर्च करने से आपको मिल सकता है। तो उसके बाद आप देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो पीएसटी और पीईटी जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके बाद में उसी टाइम में क्या होता है, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन की पहले, है ना, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी होती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बता दूं कि जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आपने 12th किया है तो उसकी मार्कशीट, कास्ट है मतलब जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है। और उसके बाद हाँ, स्पेशली जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो सेंट्रल का बनता है। यदि आप आर्मी की भर्ती में गए होंगे तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो वो सर्टिफिकेट आप बनवा लें। उसके बाद यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत पड़ेगी। जो आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए ये एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब इनमें से कोई एक होना चाहिए। मिनिमम कैटेगरी दिया हुआ है कि सिलेक्शन के लिए यहाँ पर अनरिजर्व का दिया है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% है। इसके नीचे का यदि मार्क्स आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा इसका, इतना मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करेंगे तो सबसे पहले इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, है ना, ये वाली, ये जो ssc.nic.in है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर MP ऑनलाइन के माध्यम से भी, या जो ऑनलाइन सेंटर्स है वहाँ पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर
मैं आपको बता दूं, एक तो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और उस आधार कार्ड से भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कोशिश कीजिएगा कि जो वाइट बैकग्राउंड हो जिसका, उस पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के समय आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऑनलाइन की प्रोसेस भी दी हुई है ना, जो बेसिक डिटेल है आपकी, जैसे यहाँ पर जैसे आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपको ये फिल करना पड़ेगा, आधार नंबर इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर से आधार नंबर है, उसके बाद ID कार्ड है, तो ID प्रूफ जो आपके पास है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मान लो वोटर ID है, तो वोटर ID का जो नंबर होगा वो सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर नेम है, उसके बाद में ये फादर्स नेम वगैरह है, तो ये सब फिल करना पड़ेगा। मदर्स नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये फिल करना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की डिटेल है, जो आपकी 10th की है, 10th की मार्कशीट की ये सारी डिटेल है, तो आपको मार्कशीट भी लेके जाना पड़ेगा जो सेंटर पे। तो एक तो ये बोर्ड के बारे में जानकारी चाहिए उनको, रोल नंबर जो है 10th का वो चाहिए। उसके बाद पासिंग ईयर, आप पास कब हुए हैं, वो मार्कशीट में आपके लिखा होता है। उसके बाद आगे जेंडर के बारे में दिया हुआ है कि मेल फीमेल है, तो इसके बारे में। और उसके बाद जो है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आप 10th से आगे मतलब 12th है, आपका ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। और जो भी एड्रेस यहाँ पर, जो परमानेंट एड्रेस है आपका, वो यहाँ पर स्टेट डालना है। ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे, तो उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी जो भी OBC है, जनरल है, EWS है, ST SC है, ये आप पे क्लिक करना है। नेशनलिटी इंडियन है। उसके बाद में हाँ, जो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, कि जो पहचान चिन्ह होता है वो आपको यहाँ फिल करना होता है। उसके बाद हाँ, यदि आप, ये तो खैर डिसेबिलिटी का है, ठीक है। तो जनरली डिफेंस में तो क्या होता है कि डिफेंस में जो विकलांग कैटेगरी के लिए वो फॉर्म नहीं होते हैं, ये टाइप्स वगैरह हैं। उसके बाद चलिए, इसके बाद एड्रेस दिया हुआ है, तो परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका डालना है। इसमें दोनों आप एड्रेस डाल सकते हैं, जो आपका लोकल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। यदि सेम है तो इसमें ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन होता है, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि आपको खुद ही फॉर्म भरना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आगे यदि ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो मैं बना दूंगा। कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसमें, कि जो आपका फ़ोटोग्राफ्स है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर है, यहाँ पर देखिए, ये जो फ़ोटोग्राफ के बारे में दिया हुआ है ना, जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है आपका, ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर ये 10 से 20 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस दी है वैसे। तो यदि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए डिटेल वीडियो इसके बाद आ जाएगा। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ये फ़ोटोग्राफ की भी कुछ डिटेल्स दी हुई है, कि आपका जो फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए वो इस टाइप के नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। कलरफुल हो, लेकिन बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है। और ये उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, कि आपके ये जो नाक है, ये दोनों कान हैं, वो दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ये, जैसे ये इमेज दिख रही है आपको, तो इस टाइप की इमेज नहीं होना चाहिए, जिसमें आपके
दोनों कान क्लियर नहीं दिख रहे हैं इस टाइप से, ये उल्टी नहीं होना चाहिए ये सब, ठीक है। बाकी कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट नीचे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में। तो मेन तो इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है, और फॉर्म जो है वो जब आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब 24 तारीख से 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 31 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसी की डिटेल भी आपको पता चल गई है। हाँ, एक चीज़ और है, हो सकता है कि आगे आपको फॉर्म भरने के लिए आपको चॉइस फिलिंग ज़रूर करनी पड़े, है ना। तो चॉइस फिलिंग में आप देख सकते हैं, ये जो बीएसएफ है, बीएसएफ बॉर्डर पे होती है, इसके लिए बीएसएफ के लिए बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका नेपाल है, नेपाल भूटान बॉर्डर है, उस साइड तो खैर एसएसबी होती है, लेकिन ये स्पेशली दो चीज़, एक तो पाकिस्तान बॉर्डर है और एक बांग्लादेश बॉर्डर है, इसके लिए बीएसएफ की ड्यूटी होती है। उसके बाद जैसे सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जैसे एयरपोर्ट है, उसके बाद बीएचईएल वगैरह है, तो जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ये ड्यूटी करते हैं। सीआरपीएफ क्या होता है कि वो तो जैसे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह है, और बाकी ये भी बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। जैसे एसएसबी के स्पेशली क्या है, नेपाल भूटान बॉर्डर के लिए है। बाकी इनकी सबकी यूनिट हर स्टेट में होती है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी है स्टेट में, जैसे आईटीबीपी है, असम राइफल है, ये असम राइफल भी असम साइड पोस्टिंग मिलती है इसमें। तो इस तरीके से आप और भी डिटेल और जो डाउट आते हैं आपको इस कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।